पार्षदों से भरी बीजेपी की झोली, शिवराज की अपील का असर, छिंदवाड़ा में रिकॉर्ड जीत दर्ज, सौंसर में कांग्रेस का सूपड़ा साफ। आखिर नगरीय निकाय चुनाव में शिवराज सिंह चौहान की अपील बेकार नहीं गई। उनका दौरा, उनका अधिकारियों पर एक्शन, वहां स्थानीय लोगों को बहुत पसंद आया। पहले सुनिए शिवराज की वो अपील जिसने नगरीय निकाय के परिणामों में एक बड़ा रोल निभाया। काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? कांग्रेस की तो दिल्ली में भी नहीं है और भोपाल में भी नहीं है, केवल दमुआ में आपने नगर पालिका भी बना दी थी और दमुआ में हमारे विधायक भी नहीं है, हमारे सांसद भी नहीं है। तो भैया हो, एक कड़ी पार्षदों की तो जोड़ दो रहे, तो उनके माध्यम से नगर पालिका अध्यक्ष बना लेंगे। इस अपील का असर ऐसा हुआ कि छिंदवाड़ा की जनता ने पार्षदों से बीजेपी की झोली भरी। हालांकि यहां मुख्यमंत्री की अफसरों पर की गई कार्रवाई को भी लोगों ने खूब सराहा। मुख्यमंत्री जन सेवा शिविर में सौंसर विकासखंड के रामा कौना गांव पहुंचे थे शिवराज, जहां एसडीएम और सीएमएचओ पर वो जमकर बरसे। इसके बाद सीएमएचओ को हटा दिया गया। अब इसका असर नगरीय निकाय चुनाव के रिजल्ट पर साफ देखने को मिला। एसडीएम और तहसीलदार को मैं वार्निंग दे रहा हूं, ये किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। एक एक को ढूंढो, 2 दिन आना वाले भी ढूंढो और एक एक को लाभान्वित करो। अपना काम ही है जनता की सेवा करना। अब ये जितने बच्चे हैं सब बन जाना चाहिए। कितने दिन में बनेंगे? 31 अक्टूबर तक एक एक व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बन जाना चाहिए जो पात्र है, और उसके बाद अगर मुझे कोई बिना बने मिल गया तो ठीक नहीं होगा। नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। सौंसर नगर पालिका और इससे लगी हुई नगर पंचायत मोहगांव हवेली में बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। सौंसर नगर पालिका में तो कांग्रेस का एक भी पार्षद जीत नहीं पाया। सवाल यही है कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले इस जीत का क्या संदेश है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है छिंदवाड़ा में कोर्ट्स में शिवराज मॉडल। बीजेपी की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो उन जो कांग्रेस के दिग्गजों की जगह है वहां वो अपना परचम फहराए। 2019 के चुनाव में गुना, जो एक कांग्रेस का बहुत बड़ा गढ़ था और उस समय कांग्रेस के जो बड़े नेता, और अब वो बीजेपी में हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के गढ़ को ढहाने में बीजेपी कामयाब हुई। छिंदवाड़ा में पुरजोर कोशिश हुई लेकिन अंतर कम हुआ, लेकिन कमलनाथ जी और उनकी टीम का राज कायम रहा। इसके बाद से बीजेपी कोशिश करती रही है और इस चुनाव में, क्योंकि अब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश पर पूरा फोकस कर रहे हैं, अब उनका ध्यान शायद निश्चित तौर पर उतना नहीं होगा जितना पहले रहा है। बीजेपी को इसका भी फायदा मिल सकता है, लेकिन शिवराज जी और बीजेपी के लिए ये जीत बहुत मायने रखती है। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। जो महाकाल कॉरिडोर है, अब उसका नाम भी बदल गया है, उस पर मुख्यमंत्री जी का ये संदेश सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपनी डिबेट की तरफ। प्रिय बहनों और भाइयों, प्रणाम। जय महाकाल। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकाल महाराज उज्जैन में विराजमान है। मध्य प्रदेश और देश पर सदैव उनकी कृपा बरसती है। वो हमारे आराध्य हैं। देश और दुनिया से लाखों लोग उनके दर्शन करने पधारते हैं। महाकाल महाराज की इच्छा से ही उनके परिसर का विस्तार शिव लीलाओं के साथ किया गया है। एक अद्भुत रचना भाव हुई है जिसका नाम श्री महाकाल लोक रखा गया है।
हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है, आनंद का विषय है कि श्री महाकाल लोक का लोकार्पण करने 11 अक्टूबर को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। शाम को 6 बजे लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न होगा। यह भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का युग है। पहले केदारनाथ, फिर काशी विश्वनाथ, अब महाकाल बाबा। प्रधानमंत्री जी के हाथों से लोकार्पण होगा। मेरी आपसे अपील है कि इस पल के साक्षी बने। अगर उज्जैन ना आ सकें तो अपने गांव के मंदिर में दीपक जलाएं, साज सज्जा करें, वहां भजन हो, कीर्तन हो, पूजन हो, अभिषेक हो, आरती हो, और सारा गांव फिर अपने मंदिर के प्रांगण में बैठकर ही श्री महाकाल लोक के लोकार्पण का कार्यक्रम देखें। आप सब आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, 11 अक्टूबर एक और महत्वपूर्ण दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी रहेंगे और हमारे महाकाल, अब उनका स्वरूप वो तो हमेशा से ही आकर्षक और चित्ताकर्षक है, लेकिन अब ये उन्हीं का अनुग्रह कह लीजिए कि अब वो और ज़्यादा एक भव्य स्वरूप में, उनका स्वरूप तो हमेशा से भव्य है, लेकिन उनके परिसर का स्वरूप उन्हीं की कृपा से कह लीजिए और भव्य होने जा रहा है। चलिए लौटते हैं मुद्दे पर। और छिंदवाड़ा में जिस तरह से इन चुनाव में, सिविक बॉडीज़ इलेक्शन में जो उसका एक छोटा सा फेज़ था, उसमें बीजेपी की सफलता के मायने क्या हैं, इस पर हम आज बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ काफ़ी असर रहा है और मुख्यमंत्री जी की एक अलग स्ट्रैटेजी हमने वहाँ देखी। एक तो उन्होंने अपील की कि भैया हमारी ताकत बढ़ाइए, आपने हमें कुछ दिया ही नहीं है छिंदवाड़ा से, और दूसरा उन्होंने जो लोअर ब्यूरोक्रेसी का एक चेहरा है उसको उन्होंने बहुत सख्ती से, न सिर्फ छिंदवाड़ा में बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने एक रिप्रीमेंड करने के लिए थोड़ा सा क्या बल्कि खासा सख्ती के नज़रिए से वो डील करते हुए नज़र आए, क्योंकि इन स्थानों पर जो छोटी नगर पालिका या छोटी तहसीलें हैं, वहाँ जो ब्यूरोक्रेसी का चेहरा है वो नायब तहसीलदार, एसडीएम और एसडीओपी यही होते हैं। सर, आज इस पर हम बात करेंगे, लेकिन ये भी देख लीजिए वो 3 सवाल क्या हैं जिनके इर्द गिर्द डिबेट रहेगी। जी, सवाल नंबर 1, क्या छिंदवाड़ा में सेंध से कांग्रेस की चिंता बढ़ेगी? सवाल नंबर 2, क्या नतीजे शिवराज के एक्शन पर जनता की मोहर है? सवाल नंबर 3, क्या शिवराज की सख्ती 2023 में सफलता का मंत्र बनेगी? आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता, सीनियर लीडर बीजेपी के, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन। बहुत स्वागत है डॉक्टर वाजपेयी। प्रताप भानु शर्मा जी हैं, कांग्रेस के मोस्ट सीनियर लीडर मध्य प्रदेश के, और अभी भी सक्रिय और अभी भी युवा, ये शब्द मैं ज़रूर कहूँगा उनके लिए, पूर्व सांसद। उनका बहुत स्वागत करता हूँ। स्क्रीन पे उनकी प्रेजेंस बहुत आश्वस्त करती है कि सज्जनता, शालीनता दोनों ही हमारे जो आज के मेहमान हैं उनकी, तो उनका बहुत स्वागत। उनको प्रसन्न करना जरूरी है सर। एंकर यजमान की तरह दोनों ही मेहमानों को पहले प्रसन्न कर दे, और कोई अर्थ नहीं लगाइएगा सर इसका। और मनोज सैनी जी हैं हमारे साथ, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे, वो हमारे साथ रहेंगे। निशांत बिसेन जी हैं, हमारे न्यूज़ एडिटर हैं, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है और महाकौशल की राजनीति पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। निशांत, सबसे पहले एक छोटी टिप्पणी आपकी लेकर, क्या मायने हम देखें, छिंदवाड़ा एक ऐसा गढ़ है कि जिस पर परचम फहराने की 40 साल से बीजेपी की कोशिश रही है, लेकिन वहां एक ही कमल की चलती चली आई है और वो कमल रहे हैं कमलनाथ 80 के दशक के बाद से। क्या कहेंगे आप, क्या मायने हम देखें, क्या ढूंढें इसके? जी जी बिल्कुल, छिंदवाड़ा की पहचान शरद जी कमलनाथ जी से है, और सिर्फ छिंदवाड़ा ही नहीं बल्कि महाकौशल के बहुत सारे ज़िलों की पहचान कमलनाथ जी से है, और उनके प्रभाव वाले एक क्षेत्र माने जाते रहे हैं। लेकिन इस पूरे अंचल में बीजेपी ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है वो वाकई बीजेपी का हौसला बढ़ाएगा, साथ ही
कांग्रेस को कहीं ना कहीं थोड़ी इसमें निराशा हुई है। सबसे पहले छिंदवाड़ा की अगर बात करें तो यहाँ पर एक सीट ऐसी रही जहां पर कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई। तो ये सिर्फ छिंदवाड़ा में ही कांग्रेस को ये नाकामी नहीं मिली है। इसके अलावा अगर हम डिंडौरी की बात करें तो वहां पर भी एक सीट पर ऐसा ही हुआ है जहां पर महज एक पार्षद कांग्रेस का जीता है। इसके अलावा सिवनी जिले में भी कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। बालाघाट की भी दोनों सीटें बीजेपी ने ही जीती हैं और मंडला में भी 6 में से 4 सीटें बीजेपी ने जीती है। आपने थोड़ा विधानसभा के अंदाज में कर दिया विश्लेषण, 2 सीटें थोड़ा सा स्पष्ट कर दें कि नगर पालिका, नगर पंचायत तो और ज्यादा सहूलियत होगी। जी निशान जी 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 बिल्कुल। छिंदवाड़ा की अगर बात करें तो यहाँ पर 6 नगरीय निकायों में इस बार 4 जगहों पर कांग्रेस के पार्षद नहीं जीत पाए। बीजेपी के पार्षदों ने ज्यादा संख्या हासिल की है, जबकि कांग्रेस महज 2 जगहों पर ही अपने पार्षदों का संख्या बल बढ़ाने में कामयाब रही है। ये पिछले बार के मुकाबले उल्टा है। पिछले बार ये स्थिति कांग्रेस के पक्ष में 4 थी, जबकि बीजेपी के पक्ष में 2 थी। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बीजेपी ने मेहनत की है। खुद शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हर जगह पर डटे रहे। जहां पर वो नहीं जा पाए वहां पर उन्होंने फोन पर सभाएं की। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। मलाजखंड एक निकाय है, नगर पालिका, जहां का इलेक्शन हाल ही में हुआ। यहां पर बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जिस दिन मलाजखंड में शिवराज सिंह चौहान ने की सभा थी, उसी दिन बालाघाट जिले में भी कमलनाथ थे, लेकिन कमलनाथ जी निकाय चुनाव के संदर्भ में नहीं आए थे। वो किसी और जगह पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में आए थे। तो इससे बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने बिल्कुल बारीकी से यहां पर लड़ाई लड़ी, एक सीट पर पहुंचे, बेहतर तरीके से घेराबंदी की और आखिरकार जनता का भरोसा उसे मिला। बिल्कुल आपने ठीक कहा और हम आगे भी आपकी टिप्पणी लेंगे कि इसके सियासी मायने और 2023 तक इसके मायने क्या पहुंचते हैं, या ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि इन नतीजों से हम 2023 की तरफ कुछ इस अंदाज में बढ़ें। मनोज, एक बहुत छोटी टिप्पणी आपकी, फिर मैं प्रताप भानु जी की तरफ चलूंगा। जी बिल्कुल, देखिए 800 पार्षद कुल मिलाकर चुनाव मैदान में थे। 800 में से 412 जो आंकड़ा मेरे सामने, हालांकि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है, 412 भारतीय जनता पार्टी के साथ गए। बड़ी बात महत्वपूर्ण यह है कि जहां 18 जिले में जहां चुनाव होना था वो नगर पालिका के भी थे, नगर परिषद के भी, उसमें से सभी अधिकांश भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा खासा वहां पे बढ़त लिए। और आदिवासी अंचल है सभी, जैसे निशांत बात कर रहे थे, वो क्षेत्र भी वही है, डिंडोरी, मंडला, इधर अलीराजपुर में जरूर ये फैक्टर भी आप इसमें जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि 2018 में यही एसटी का वोटर बीजेपी के साथ नहीं था, लेकिन 2023 से ठीक पहले यदि इन चुनाव के जरिए बीजेपी के साथ आता तो ये बहुत बड़ा फैक्टर, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर और है। प्रताप भानु जी, निश्चित तौर पर चुनाव में विनिंग एंड लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ गेम। एक जीतता है, एक हारता है, और बहुत कंक्लूसिव भी इन इलेक्शंस को लेकर अभी होना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी बीजेपी ने उस गढ़ में सेंध लगाई है जिसकी तरफ आमतौर पर वो पहले झांकना बहुत गंभीरता से पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसे मालूम था नतीजा नहीं आएगा। यानी बीजेपी ने ये बताया है कि गढ़ कितना भी मजबूत हो, सेंध तो लगाई जा सकती है। जी देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इसे सेंध तो हम नहीं कह सकते, पर प्रशासन का उपयोग करके लोक लुभावनी योजनाओं की घोषणा करके यदि शिवराज सिंह ने वहां कुछ अचीव करने, जैसे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में आपने खुद कहा इस चीज को द्विवेदी जी कि छोटे सी उस पर असर आया है, और हमें ओवरऑल परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि लोकसभा की सीट लगातार कांग्रेस जीतती आई है। 7 विधायक कांग्रेस के वहां पर हैं। नगर निगम में अभी हम 2 महीने पहले ही वहां जीत हासिल करी है, और यदि प्रशासन के बल पे या कोई लोग देकर या स्थानीय मुद्दों का इश्यू बनाकर उन्हें प्रभावित करके कुछ सीटें हासिल की होंगी, जैसा आप बता रहे हैं कि 4 भाजपा को मिली है, 2, उससे कोई आप पूरे छिंदवाड़ा में कांग्रेस के प्रभाव का आकलन नहीं कर सकते। आपने स्वयं अपनी टिप्पणी में कहा पूरा असर हुआ है। हाँ ठीक है, उन्होंने कथावट के साथ चुनाव लड़ा होगा, बेहतर हमसे चुनाव लड़ा होगा, परिणाम है, परंतु क्षेत्र में लोकप्रियता आज भी पकड़ कांग्रेस की है, लोकप्रियता कांग्रेस की है, लोकप्रियता कमलनाथ जी की है। और यदि उसमें इन्होंने प्रशासन का दुरुपयोग करके चेतावनी देके, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आयुष्मान कार्ड के बारे में कहा इन्होंने, अभी तक 5 साल हो गए इस आयुष्मान योजना को बने हुए, हर हितग्राही के पास आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं पहुंचा पाए? मुख्यमंत्री को क्यों चेतावनी देना पड़ी? बताइए आप। इस तरह से दहशत फैला के एक टेरर की बात करके
अपने मन से जनता के बीच उन्होंने ये साबित कर दिया कि हमारा प्रशासन और हमारा सरकार पे पकड़ नहीं है, प्रशासन निकम्मा है। और इस तरह डरा धमका के उन्होंने वोट यदि कबाड़े हैं तो इसे उनका असर नहीं कहा जाएगा। चलिए, एक मैं लौटता हूं तात्कालिक आपकी लाभ हो तरफ। सकता है जी। परंतु दूरगामी राजनीति में छिंदवाड़ा की राजनीति को, कमलनाथ जी के प्रभाव को वो जी। प्रभावित नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर वाजपेयी, कांग्रेस की तरफ से आरोप है प्रताप भानु जी का कि ये जिला प्रशासन को कहीं ना कहीं कथित रूप से डराया धमकाया गया है। उनका ये भी आरोप है कि तथाकथित जो योजनाएं इम्प्लीमेंटेशन नहीं था उसको बहुत उस पर कुछ लोगों को दंडित किया गया, तमाम तरह की बात है। आपका रिएक्शन हो रहा है। देखिए, मैं इस आरोप को बहुत गंभीर नहीं मानता शरद जी। उसका कारण बताता हूँ क्या है। प्रताप भानु जी, जैसा आपने बताया, बहुत वरिष्ठतम नेताओं में से हैं और उनकी मर्यादा और उनके वक्तव्य का मैं सम्मान करता हूँ। 17 में से 12 नगर पालिकाएँ और लगभग 29 में से 19 नगर परिषदें ये भारतीय जनता पार्टी के आधिक्य में आई हैं। मतलब हमारे खाते, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शंस इनके नहीं थे, पर यहाँ पर हमारी पालिकाएं और परिषद बनने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि परिणाम किस दिशा का है और मजबूत परिणाम है। अलीराजपुर से लेके मलाजखंड तक किस प्रकार शिवराज जी ने मेहनत करी, इसको भी हमने देखा। छिंदवाड़ा हमारे विशेष रूप से टारगेट में रहा। इस पर मेरे ख्याल से आधा दर्जन कार्यक्रम तो आप कर चुके हैं, मुझे लगता है कि क्यों हैं। अलग अलग हमारे केंद्रीय मंत्री भी गए, गिरिराज किशोर जी भी गए, सभी गए। तो आपने देखा हमने एक रचना रखी है, क्योंकि वो एक लोकसभा सीट ऐसी है जो हम हार गए या नहीं जीत पाते, ऐसा कह ले। बाकी हम पूरी 28 जीत जाते हैं। तो इन सब ये सब मैंने आपके सामने रखे हैं सर तथ्य, और दिन भर हम गणना को भी देखते रहे। आपको मैं एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन बताता हूँ शर्मा जी की परमिशन से। आप देखिए, शर्मा जी ने क्या कहा कि आपने जो आंकड़े बताए, आपने जो बताया, आपने जो मतलब उन्होंने कोई ऑब्जर्वेशन दिन भर नहीं किया। तो ये मैं शर्मा जी के लिए नहीं कह रहा हूँ शरद जी। यदि कांग्रेस में शर्मा जी जैसे वरिष्ठ नेता जो सांसद रहे हैं और माशाअल्लाह युवा है, मैं तो बिल्कुल आपकी बात को मानूंगा, कमलनाथ जी उनका भी उपयोग करते हुए सक्रिय राजनीति में जिस दिन काउंटिंग हो रही है 46 निकायों की, उनको अलर्ट मोड पर नहीं रख पा रहे हैं कि पल पल की उनको अपडेट हो, वो कुछ नई बात बता सकें। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में किस प्रकार का माहौल है। क्योंकि शर्मा जी को किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं कि वो क्या है, हम लोग बहुत भली बात ही जानते हैं। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियल लीडर्स। वो शंकर दयाल शर्मा जी की भूमि से आते हैं साहब, तो हम जानते हैं उनको। तो ये दुर्भाग्य कांग्रेस की फंक्शनिंग का है शरद जी, कि जहाँ एक और ये स्थिति है, वहाँ दूसरी ओर यदि शिवराज जी, विष्णुदत्त शर्मा जी, सर मैंने तो नहीं कहा, आप लोगों ने ही देखा है, फिर उसके बाद हमारे पूर्णकालिक, फिर उसके बाद हमारी बूथ की योजना सब आपके सामने रही सर। तो हम लोगों ने सर थोड़ी मेहनत करी है। और नीचे का वोट लेना, फिर मैं सर याद दिला दूं कि कलेक्टर की नाक के सामने जो सीटें होती हैं विधानसभा की, वो 70-80 सीटें होती हैं, चलिए, जो सीधी निगाह में होती जी। हैं। इसके इतर जाकर ये जो ग्रामीण सीटें ट्राइबल एरियाज की और ये होती हैं, ये एसडीएम और तहसीलदार और उसके नीचे के लोगों के अधीन होती है। तो वहाँ पर जाकर प्रशासन को ठीक करना ये और कठिन काम होता है, क्योंकि रिमोट एरियाज होते हैं। वो करते हुए यदि हम इस दशा में आए तो सर एक बार तो बधाई बनती है कि आप शिवराज जी की मेहनत को करें। जी। और मेरा एक आग्रह जरूर है, मतलब मैं बहुत वरिष्ठ कांग्रेसमैन के सामने बैठा हूं, शर्मा जी आपका उपयोग, आपके जैसे वरिष्ठ लोगों का उपयोग यदि पार्टी करेगी तो सफलता आपको भी मिलेगी। चलिए, शुभकामनाएं इसके लिए प्रताप भानु जी को। हम सबकी इच्छा है कि वो प्रमुख भूमिका में फिर नजर आएं। निशांत, मुझे ये समझाइए, जैसा डॉक्टर हितेश वाजपेयी ये बात कह रहे हैं कि हमने कड़ी मेहनत की है, ये साफ है, मेहनत बीजेपी ने की है, प्रताप भानु जी ने भी ये अपने अंदाज में, जो मैं फिर भी कहूँगा बड़ी बात है कि उन्होंने भी ये कहा कि बीजेपी ने ज़्यादा मेहनत, हो सकता है कुछ ज़्यादा फोकस किया हो। आप क्या देखते हैं? एक तो पहला मेरा सवाल ये, बीजेपी की मेहनत किस तरह से थी जो अभी 2 महीने पहले हुए निकाय चुनाव में छिंदवाड़ा नगर पालिका नहीं जीत पाए, लेकिन अब स्थिति बदल गई, और आगे 2023 में आप इसका असर देखते हैं या जल्दबाजी होगा कुछ इसका, इस तरह के गणित का आकलन करना? जी निशांत जी। जी
जी शरद जी, बिल्कुल इसके मायने निकाले जाने चाहिए। और जब हम विधानसभा चुनाव के 1 साल पहले या सवा साल पहले ये बात कर रहे हैं तो इसके मायने बिल्कुल निकाले जाने चाहिए। मैं सिर्फ स्पेशली अगर मैं छिंदवाड़ा सेंट्रिक बात करूं तो छिंदवाड़ा में 7 विधायक कांग्रेस के हैं। कमलनाथ जी को छोड़ दें अगर, चूंकि उनके पास प्रदेश की जिम्मेदारी है, तो 6 विधायक किसी न किसी तरीके से कमलनाथ जी को वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। एक सकारात्मक अगर इसे सुझाव के तरीके से कांग्रेस ले तो हमने बीते कुछ समय में महसूस किया है छिंदवाड़ा में कि संगठन और कांग्रेस विधायकों के बीच या यूं कहें कि कार्यकर्ताओं और कांग्रेस विधायकों के बीच जो गैप पनपा है उसकी वजह से ये नतीजे देखने को मिल रहे हैं। कुछ समय पहले जब पंचायत चुनाव हुए तो कुछ जनपद पंचायतों में और निराशाजनक रहा था प्रदर्शन। इसके अलावा जिला पंचायत में भी बहुत नेक टू नेक फाइट थी जिसमें कांग्रेस ने विजयश्री हासिल की थी। छिंदवाड़ा नगर निगम की बात करें तो यहां पर भी महज 4000 वोटों से कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। दूसरे जो अन्य निकाय थे वहां पर बराबरी पर मुकाबला छूटा था। और अब जब ये परिणाम आए हैं या परिणाम में तब्दील होंगे, निकायों के जब अध्यक्ष के चुनाव होंगे, तो कांग्रेस को इसे बहुत सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए। जो सुझाव चूंकि हम लोग ग्राउंड पर काम करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो जो बातें समझ में आती है कि जो विधायक हैं और कार्यकर्ता हैं या विधायक हैं और जो संगठन है, इसके बीच में एक कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है या कुछ ना कुछ कमी है जिसकी वजह से ये नतीजों में ऐसा रूप हमें देखने को मिल रहा है। और जाहिर सी बात है कि कमलनाथ जी का एक विशेष प्रभाव है। नकुल जी बहुत मेहनत करते हैं अपने क्षेत्र में, वो गांव में जाते हैं, हमने उन्हें देखा है कि वो उनका संवाद का एक बहुत बेहतरीन स्तर है। जब वो ग्रामीणों से रूबरू होते हैं, अपनी जनता से रूबरू होते हैं, दोनों ही नेता छिंदवाड़ा को अपने परिवार की तरह मानते हैं, लेकिन फिर भी अगर नतीजे उनके पक्ष में नहीं आ रहे हैं और कांग्रेस ये बात कह रही है कि बीजेपी उनसे ज्यादा मेहनत कर पा रही है छिंदवाड़ा में, इस पर मंथन होना चाहिए। जी प्रताप भानु जी, एक छोटा कमेंट, कहीं एक गैप है और बीजेपी इस गैप को सर और गहरा करेगी। वो जानती है कि गैप कितना गहरा होता है। मैं जानता हूं ये चीज़, क्योंकि जब आप अपने क्षेत्र पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं, कोर इशू, और ये खाई सिर्फ अगर है तो ये छिंदवाड़ा तक ही सीमित नहीं होगी। कांग्रेस के जनप्रतिनिधि यानी निर्वाचित जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता और जनता के बीच में अगर ये संबंध कहीं थोड़ा सा असंतुलन की तरफ जाता है तो पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जी निशांत जी ने बड़े निष्पक्षता से अपने साफ गोई के साथ अपने विचारों को और अपने ऑब्जर्वेशन को रखा है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। और हितेश वाजपेयी जी को भी गोलमाल करके अच्छी भाषा में अपनी वाहवाही कर लेते हैं। ब्याज स्तुति है सर ये। जी नहीं, जो भी है वो जी दोनों अपने वाकपट आपकी प्रशंसा को मैं ब्याज स्तुति कह रहा हूँ। जी नहीं जाने जाते हैं, परंतु ये हमें देखना होगा कि जो स्थानीय संस्थाओं के चुनाव होते हैं वो लोकल मुद्दे पर होते हैं और जनरली जिस पार्टी की सरकार होती है उससे प्रभावित होकर उनके रिजल्ट मिल जाते हैं। उसको आप 2023 के चुनाव के नजरिए से उन मुद्दों से आप तुलना नहीं कर सकते। जैसे लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, नेतृत्व का मुद्दा अलग होता है। और जैसा निशांत जी ने कहा कि वहां की जनता जनार्दन सीधा संपर्क जनता का सीधा एक पारिवारिक रूप में नकुलनाथ जी के साथ है, कमलनाथ जी के साथ है। और जब उनकी बात आती है तो वो एकदम से एक तरफा होकर हो जाती है। हाँ, कोई हो सकता है कम्युनिकेशन गैप विधायकों में कार्यकर्ताओं के बीच में हो, परंतु मैंने ये देखा है, मुझे जाने का मौका मिला है कि जो कार्यकर्ता का जुड़ाव है, आम जनता का जुड़ाव है, वो कमलनाथ जी के साथ सीधा है। कोई मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। जी डॉक्टर वाजपेयी 30 सेकंड है विधायकों को और उस क्षेत्र के निर्वाचित विधायकों को भी कार्यकर्ताओं जी कार्यकर्ता ही हमारी ताकत होते हैं, कार्यकर्ता ही हमें जीत दिलाते हैं। किसी भी संगठन की ताकत कार्यकर्ता होते हैं, नेता विजन देते हैं जिसको नीचे ले जाकर वो काम करते हैं। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। और मेरा बस मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता और नेता साथ साथ चल रहे हैं और कांग्रेस में कमलनाथ और कार्यकर्ता और कमलनाथ जी और प्रताप भानु शर्मा जी में अभी दूरियां हैं। ईश्वर करे वो दूरियां लोकतंत्र के लिए पटे तो बहुत अच्छी बात है और सबका उपयोग शुरू। कोई दूरी नहीं है, एक साथ निशांत जी ने भी यही कहा साहब और कार्यकर्ता भी यही काम कर रहे हैं। जी चलिए डॉक्टर साहब जी। और कमलनाथ जी कार्यकर्ता को जितना महत्व दे रहे हैं जी, चलिए इसने पहले नहीं दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर घटना अपने भीतर कुछ ऐसा विश्लेषण का तत्व जरूर समेटे रहती है जिसको पढ़ना चाहिए। और पत्रकारिता में जिसे कहा जाता है बिटवीन द लाइंस, हमेशा कुछ ऐसा होता है जिसको अंदर अंदर आपको समझना होता है। बीजेपी ने अगर गुना का किला फतेह किया लोकसभा में
तो छिंदवाड़ा सुरक्षित है। अगर जो लोग ऐसा मानते हैं तो ये राजनीति है, और राजनीति में इंदिरा जी भी चुनाव हारी हैं, अटल जी भी हारे हैं, आडवाणी जी भी हारे हैं, राहुल जी भी हारे हैं, और तमाम वो बड़े दिग्गज हैं। देश का कोई ऐसा बड़ा नेता आपको नहीं मिलेगा किसी भी पार्टी का जो चुनाव ना हारा हो। तो बहुत सावधानी से चलना है, समझना है, और ये भी समझना है कि आपसे क्या चूक हुई है। जैसे बीजेपी ने अगर लोअर ब्यूरोक्रेसी के चेहरे को समझा है कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए कहीं चूक हो रही है, तो सीएमएचओ को पकड़िए, तहसीलदार को खड़ा करिए, खाद्य विभाग के अधिकारी को पकड़िए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि समझिए 140 सीटें मध्य प्रदेश की ऐसी हैं विधानसभा की, जहां पर अगर आप प्रशासन का चेहरा देखते हैं तो वो एसडीएम का चेहरा है, वो तहसीलदार का चेहरा है, वो खाद्य अधिकारी का चेहरा है, वो एसडीओपी पुलिस का चेहरा है। तो अगर आप इस चेहरे को दुरुस्त करते हैं तो सरकार का चेहरा दुरुस्त होता है। तो क्या बीजेपी उस तरफ भी बढ़ चली है? और क्या शिवराज जी अब हर दृष्टि से एक बदले हुए अंदाज में नजर आ रहे हैं? लगता तो कुछ ऐसा ही है, और ये अच्छा है क्योंकि दोनों। जी बोलिए। सर, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने खजाने के 2 हिस्से कर दिए थे, ऐसे ही शिवराज जी ने प्रशासन के अब 2 हिस्से कर रहे हैं। एक वो जो है जो शहरी प्रशासन, बड़े अधिकारियों, आईएएस अधिकारियों, और एक ग्रामीण प्रशासन। तो ग्रामीण प्रशासन का सुधार अलग चलना चाहिए, शहरी प्रशासन का अलग चलना। बहुत शुक्रिया आप सभी का। बने रहिए बंसल न्यूज पर। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, सम्मान पर सियासत।